अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। और इस टॉपिक पर जाने से पहले हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। वो क्या हैं कि अगर सपोज़ करो आपके किसी टीचर ने या आपके किसी नेबर ने, आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई सोल्यूशन दिया है और वो कहता है कि आप मुझे बताओ कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, क्योंकि आप केमिस्ट हो तो आप क्या करोगे ना, आपने लिटमस पेपर यूज़ नहीं करना, पीएच मीटर यूज़ नहीं करना, मतलब कोई एडवांस टेक्निक यूज़ नहीं करनी, ठीक है। फिर आप कैसे बताओगे, क्योंकि एडवांस टेक्निक आप यूज़ करोगे। सपोज़ कि आपने पीएच मीटर यूज़ कर लिया है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी पीएच फाइंड करोगे सोल्यूशन की। अगर 7 से कम हुई तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हुई तो बेसिक, 7 हुई तो न्यूट्रल, ठीक है। आपने ये टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी। तो हम फिर क्या करते हैं बच्चों, हम फिर केमिकल रिएक्शंस यूज़ करते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे यूज़ करते हैं देखना ज़रा। सपोज़ करो कि मेरे पास HCl का सोल्यूशन है, मुझे पता है कि ये एसिड होता है, ठीक है ना। HCl मेरे पास क्या होता है, एसिड होता है। HCl अगर एसिड है तो जब हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं किसी मेटल के साथ, जब हम एसिड का रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल के साथ करवाते हैं तो हमें पता होता है कि दोनों ने रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को यहाँ से खारिज करना है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से ये खारिज करेंगे, ठीक है। और प्लस साथ में क्या बनेगा, Na और Cl को जोड़ दो, NaCl बन जाएगा। यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा लो, फिर यहाँ पे भी 2 होगा, फिर यहाँ पे भी 2 होगा। तो अगर ये रिएक्शन होता है, ठीक है ना, जैसा कि HCl ने रिएक्शन किया सोडियम के साथ, हाइड्रोजन गैस निकली, ये इंडिकेशन क्या कर रही है कि HCl आपका क्या है, एसिड है। अब आपको जो कंपाउंड आपको मिला है, ठीक है, आप क्या करो, उसका रिएक्शन करवाओ सोडियम के साथ। सोडियम अब आपके पास लैब में होती है, ठीक है ना, मैंने लैब के हवाले से किया है, लेकिन आपके पास घर में तो लैब नहीं है ना, वहाँ पे सोडियम नहीं होगी, तो आपको सोडियम की ज़रूरत है, तो आप सोडियम को रहने दो। आप क्या करो, आयरन के कुछ पीसेस ले लो, ठीक है ना। आयरन तो घर में होता ही है ना, कोई ख़राब लोहा वगैरह, वो आप ले लो, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लो, ठीक है। अगर नहीं होते तो बड़े पीसेस ही रहने दो, कोई मसला नहीं है। अगर तो आपने उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, फिर आप क्या करोगे, उसको एक बोतल के अंदर डालो। मतलब ये आपके पास क्या है, एक बोतल है पेप्सी की या किसी भी चीज़ की, इसमें आपने क्या किया है, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को डाल दिया, ठीक। अब आप क्या करो, जो HCl है या जो आपके पास सोल्यूशन उसने आपको दिया है वो इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। अगर तो ये एसिड हुआ तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का कौन सा रंग होता है जो आपको यहाँ से निकले और वो कलर आपको नज़र आ जाए, नहीं होता ना। दो चीज़ें हैं, आप क्या करो, इसके मुंह के ऊपर कोई बलून लगा लो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करो, बैलून को सेट कर दो, ठीक है। अब जैसे ही रिएक्शन होगा यहाँ से गैस खारिज होगी और इस बलून में आ जाएगी, ठीक है। और बलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर क्या करो, इस बलून को यहाँ से अलग कर लो और इसके मुंह के ऊपर कोई धागा वगैरह से इसको बांध लो, ठीक है। तो ये उड़ना शुरू कर देगा और आपके पास वो जो गैस वाला बलून होता है ना, वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों का दिल भी लुभा सकते हो। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी, क्योंकि मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन गैस ही खारिज हुई है। बाकी NaCl बनता है तो ये तो इस सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा ना। और ये चीज़ें आपने कम क्वांटिटी में लेनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो ज़्यादा ये रिएक्शन जो होता है विग्रस रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस जो बनती है ये ख़तरनाक गैस होती है, ठीक है, आपको नुकसान वगैरह पहुंचा सकती है। एक तो ये हो गया कि आप इसके मुंह के ऊपर कोई बलून सेट कर दो। दूसरा क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा ख़तरनाक है, ठीक है, बलून आपके पास नहीं है, आप क्या करते हो, चेक करना चाहते हो कि हाइड्रोजन गैस बनती है कि नहीं बनती, तो आप बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको आग लगा के देखो। तो अगर जैसे ही आप आग लगाओगे, ठीक है ना, ये सारा कुछ क्या होगा, फट जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है और यहाँ पे एसिड होता है। ये आप रिएक्शन नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि एसिड होता है और एसिड भी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो फिर आपको क्या होगा, थोड़ा सा नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे काम आपने नहीं करने, आप बलून ही लगाओ और बच्चों को गैस वाला गुब्बारा आप बना के दिखा सकते हो, ठीक है। एक तो ये एक्शन ये हो गया। अब हमने बात करनी है ना फिनोल की, ठीक है ना। फिनोल अगर एसिड है तो फिनोल को भी क्या करना होना चाहिए, ठीक है, फिनोल का भी क्या होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए ना सोडियम के साथ, क्योंकि सोडियम मेटल है। तो फिनोल भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगी, तो बच्चों उसी तरह से हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकालेगी, ठीक है। रिएक्शन करवाया गया, चेक किया गया तो पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में
फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन भी बनता है, यानी कि वो साल्ट बन गया या हाइड्रोजन गैस निकली। ये हो गया रिएक्शन। ये क्या शो कर रहा है कि फिनोल क्या होती है, एसिडिक नेचर की हामल है, ठीक है ना। फिनोल क्या है, एसिडिक नेचर की रखती है। अब हमने किसी चीज़ की एसिडिटी को फाइंड कर लिया कि इसमें एसिड है। अब हम बात करेंगे कि ये कितना एसिड है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो कि ये HCl ही था, ठीक है। HCl का बच्चों हम चेक करना चाहते हैं इसकी स्ट्रेंथ। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो आप उसका रिएक्शन करवाते हो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ। आप उसका क्या करते हो, रिएक्शन करवाते हो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो सपोज करो इसका रिएक्शन हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाया। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है तो दो चीज़ें बनती हैं। ये आपने याद रखना है कि CO2 लाजमी निकलती है, साथ में वाटर लाजमी निकलता है। बाकी चीज़ें क्या बचेंगी, आपके पास Na और Cl को इकट्ठा कर दो, NaCl बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करता है तो ये चीज़ें लाजमी बनती हैं, CO2 और H2O का मिक्सचर लाजमी बनता है। और CO2 भी गैस होती है, ये भी उड़ जाएगी, ठीक है ना। और उसी तरह से पीछे वाले मेथड से आप चेक कर सकते हो कि CO2 निकली है या नहीं निकली। और अब आपने क्या फाइंड करना है कि आपका फिनोल जो है वो कितना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है एसिड की, ठीक है ना। आया कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो जैसे ही हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनेट्स के साथ, कोई भी कार्बोनेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, जो आपका दिल चाहे निकलेगा। ये दो चीज़ें लाजमी निकलेंगी जब भी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेगा एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ही रिएक्शन होता है, वीक होता है तो रिएक्शन नहीं होता, यानी कि CO2 आपकी यहाँ से खारिज नहीं होती। तो अगर हमने फिनोल का रिएक्शन करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हमने देखा कि हमें CO2 जो थी वो नहीं मिली, ठीक है, CO2 गैस यहाँ से खारिज नहीं हुई। इट्स मीन कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, CO2 को खारिज करता है, वीक एसिड फिर हुआ ना ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस तरह से पता चल सकता है कि जो फिनोल होता है वो वीक एसिड होता है, क्योंकि यहाँ से CO2 गैस खारिज नहीं होती। फिर हमने इस पर लिटमस टेस्ट अप्लाई किया, ठीक है, लिटमस पेपर को अप्लाई किया तो उसका भी रंग तब्दील नहीं हुआ, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। ये भी इंडिकेशन कर रहा था कि ये क्या है, वीक एसिड है। और इसकी जो pH होती है वो 5 to 6 होती है, ठीक है ना। 5 to 6 इसके सोल्यूशन की pH होती है, जो कि इंडिकेशन कर रही है कि ये क्या है, वीक एसिड है। पहले हमने रिएक्शन किए, फिर हमने उसको साबित करने के लिए, देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए pH मीटर से pH चेक की तो वो 5 to 6 के दरमियान में आई। और आपको पता है कोई चीज़ न्यूट्रल होती है तो उसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। तो ये pH मीटर है, ठीक है, 0 7 to 14, 0 से 7 तक जो हिस्सा होता है वो एसिड के लिए होता है, और 7 to 14 क्या होती है, बेस होती है। ये जो 7 है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। पानी की pH कितनी है, 7, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कोई चीज़ इधर को आ रही है तो यहाँ पे बच्चों 7 के पास 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 होगा, है ना। तो इस न्यूट्रल के पास अगर pH लाई कर रही है, इट्स मीन कि वो कम एसिडिक है। जितना इधर को आते जाएंगे उतना एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इधर को जा रहे हैं ना, इधर को जा रहे हैं तो बेसिसिटी बढ़ रही है, और इधर को आ रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम इधर को आएंगे एसिडिटी बढ़ेगी। और हमें पता है कि फिनोल की pH 5 to 6 है, इट्स मीन कि वो क्या है, वीक एसिड होता है, ठीक है। तो फिनोल क्या हो गया, वीक एसिड होता है। अब हमने इसकी एसिडिटी पे बात करनी है, ठीक है। अब ये एसिड है तो क्यों है, ठीक, एसिड है तो क्यों है। फिर इसको हम डिफरेंट चीज़ों के साथ कंपेयर करेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। तो देखना कि किसी चीज़ का एसिड होना हमें कैसे अंदाज़ा हो सकता है कि ये एसिड है या बेस है। तो हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले बात क्या देखनी है, आपने स्ट्रक्चर देखना है उसका कि वो एसिडिक होगा या नहीं होगा। उसके लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। कैसे, आपको पता है HCl एसिडिक होता है, आपको पता है HF भी एसिड होता है, आपको पता है HBr भी एसिड होता है। अब अगर इन तीनों को देखो तो यहाँ पे क्या आपको चीज़ नज़र आ रही है, डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो ये 3 भाई हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। तो ये तीनों क्या हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और उनके साथ अटैच कौन है, हाइड्रोजन अटैच है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो तो सकता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे। असल में जितनी जल्दी कोई एसिड की डेफिनेशन क्या है,
कि H पॉजिटिव दे दे वो क्या होगा, एसिड होगा। तो यहाँ पे ये तीनों एसिड हैं और ये तीनों ही क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हैं और ये तीनों ही क्या करते हैं, H को दे देते हैं। तो इट्स मीन कि ये क्या है, एसिडिक हैं। तो एक बात तो हो गई कि जब भी आपका H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो तो वो एसिडिक हो सकता है। तो फिनोल को अगर देखो, फिनोल में क्या चीज़ है, फिनोल को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो फिनोल में बच्चों जो H होता है वो O के साथ अटैच नहीं है, O भी क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है ना, तो ये भी एसिडिक हो सकता है एक बात, लेकिन ज़रूरी नहीं है हो, ठीक है ना। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि O के साथ H है तो ये एसिडिक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, हो। फिर हम वो उसी तरह से रिएक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये एसिडिक होगा जब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा। तो हम इसका रिएक्शन कर लेंगे। पहले तो हमने अंदाज़ा लगाया कि इसके पास O के साथ H है तो ये एसिडिक हो सकता है। फिर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस के साथ, NaOH के साथ मैंने इसका रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन होता है साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ऐसा ही हुआ, इसका साल्ट बना, इसका साल्ट बना, इस पर नेगेटिव आ गया ये फिनोक्साइड आयन और इसके साथ सोडियम आगे जुड़ गया, सोडियम फिनोक्साइड आयन बना प्लस H2O बना। तो ये क्या हो गया, फिर हमें पता चला कि ये एसिड है क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहा है। और एसिड की डेफिनेशन क्या होती है कि जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड होता है। दूसरी डेफिनेशन लोरी ब्रॉन्सन एसिड वाली डेफिनेशन क्या थी, एसिड की क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस होती है। एसिड की क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस होती है। इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ दोबारा और आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट देता हूँ कि ये आपके पास फिनोल था, इसमें हमने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमें मिला साल्ट प्लस वाटर। लोरी ब्रॉन्सन क्या बोलता है, वो कहता है कि जो एसिड होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस होती है। यहाँ पे एसिड ये था, क्यों, क्योंकि इसने H दिया, आपको नज़र आ रहा है इसका H चला गया किसके पास, इसके पास, ठीक है ना। तो ये H देने के बाद ये चीज़ बन गई, ठीक है। तो ये था एसिड और एसिड की करस्पॉन्डिंग क्या होती है, उसकी कॉन्जुगेट बेस होती है। किसी चीज़ की एसिडिटी हम कैसे फाइंड करते हैं कि जितनी जल्दी H दे दे, या दूसरा उसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनी है वो स्टेबल है या नहीं है। अगर ये स्टेबल होगी, ठीक है, अगर ये स्टेबल होगी तो ये आपका एसिड होगा, अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये एसिड नहीं है, ठीक है ना। मसलन स्टेबल का मतलब क्या है कि ये एसिड इस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब इसको यहाँ से उठ के यहाँ जाना है और यहाँ पे आके अगर इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ये स्टेबल नहीं होगा तो ये यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है इसीलिए कि यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है, तो इसीलिए वो H पॉजिटिव देगा। तो एसिड की कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर हम ये चीज़ साबित कर दें कि ये जो फिनॉक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये स्टेबल है, अगर ये साबित कर दें कि सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, तो हम क्या साबित कर सकते हैं, हम ये साबित कर सकते हैं कि फिनोल क्या होती है, एसिडिक नेचर रखती है, क्योंकि जो एसिड होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, स्टेबल होती है। तो अब हम ये चीज़ साबित करने जा रहे हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इसको ज़रा देखना कैसे साबित करने जा रहे हैं हम इसको। आपको पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो ज़रा, बेंजीन में बच्चों यही स्ट्रक्चर होता है उसका, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है ना, तो हमें इसको थोड़ा सा समझना है। अब अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, ठीक है, सारी की सारी कार्बन एक जैसी हैं। इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं जिनमें 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करो ज़रा, कैसे करते थे। कार्बन के लिए रूल क्या था कि अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2 और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ठीक है। यहाँ पे देखना ज़रा, एक तो सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो ये सिग्मा, ये सिंगल थे, ये डबल था, उसमें एक सिग्मा हो गया तो एक क्या होगा, पाई होगा। तो हमने तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को देखना है, तो इसमें कितने सिग्मा हो गए इस कार्बन के, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। तो इट्स मीन कि यहाँ पे सारे के सारे जो कार्बन हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2
2 ही है। और sp2 हाइब्रिडेशन कैसे होती है कार्बन की, ये कार्बन नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। आपको पता है बॉन्डिंग में वैलेंस शेल हिस्सा लेता है, तो ये क्या होगा आपका वैलेंस शेल होगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। मैंने इसको नीचे और इसको ऊपर रखा है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको एनर्जी मिलेगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, पहले सबको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि आप कह लो कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे पहुँच जाएगा जब ये बराबर होंगे। अब इस स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है, जैसे कि यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन कौन सी होनी है, sp2, तो ये s और ये 2p और ये भी 2p, ठीक है। ये x, ये y और ये z, इतने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे और sp2 हाइब्रिडेशन कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्या होगा, p ऑर्बिटल बचा हुआ होगा। तो ये कार्बन है, ये बच्चों उसने 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है ना। 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, 3 नए ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, इस तरह से एक कार्बन के, और ये एक प्योर ऑर्बिटल यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रा, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा तो यहाँ पे मौजूद है ना, बॉन्ड्स को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं बनाने लगा हूँ, इसका भी एक ऑर्बिटल यहाँ पे मौजूद है, इस कार्बन का भी उसी तरह से, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का, है ना। तो अब सपोज करो कि डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ठीक। तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर लेंगे ऊपर से और नीचे से, है ना, पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये सिंगल होगा फिर, क्योंकि अल्टरनेट डबल और सिंगल होते हैं, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे इनके दरमियान शेयरिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब फिर इन दो के दरमियान में शेयरिंग या ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इस तरह से 3 पाई बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन बेंजीन में हमें देखा था कि रेजोनेंस होती है, यानी कि अगर जो था वो कॉन्जुगेशन हो तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज हो जाता है। यहाँ पे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज होता है, ठीक है। डी लोकलाइज का मतलब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, लोकल है। अगर तो वो इन 2 कार्बन के दरमियान में फिक्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, H2 यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो इस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इन 2 कार्बन के दरमियान में रहती है, ना इधर को जाते हैं ना इधर को जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेन नहीं है, ठीक है ना। और ना ही अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। कॉन्जुगेशन के लिए चाहिए क्या होता है, डी लोकलाइजेशन की जो ज़रूरी बात है वो क्या है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, ऐसे, ठीक है ना, डबल सिंगल। तो यहाँ से डी लोकलाइजेशन हो जाती है। होती क्या है ये समझाने लगा हूँ। यहाँ पे इन 2 कार्बन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन था लोकलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं सिटी में रहता हूँ, ठीक है ना, ये सिटी मेरे लिए क्या है, लोकल है, मैं यहाँ से इजीली आ जा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, लोकलाइज्ड है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे था तो लोकल था, अब इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के साथ भी ओवरलैपिंग या शेयरिंग करनी है, तो बच्चों यहाँ पे तो ये डीलोकलाइज होगा ना, मतलब मुझे आपकी सिटी में जाना है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या होऊंगा, डीलोकलाइज होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये उसकी सिटी है, लोकल था, ये दूसरी सिटी आ गई है, ठीक है। तो बेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है, यानी कि यहाँ से हिले घूमेगा और पूरे रिंग के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से चल के यहाँ पे सारे के सारे मज़े ले रहा है, ठीक है ना, पूरी सिटीज़ के, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि डी लोकलाइज होता है। और यही चीज़ बेंजीन को क्या करती है, स्टेबल बनाती है, ठीक है। कैसे स्टेबल बनाती है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसी तरह से नीचे भी होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब इस चीज़ को स्टेबिलिटी मिल रही थी, इसी तरह से हम फिनोक्साइड आयन को भी देखेंगे कि ये किस तरह से स्टेबल होता है, इसमें भी रेजोनेंस होती है या नहीं होती, क्योंकि ये तो बेंजीन रिंग था ना, अभी तक तो हमने बेंजीन रिंग को समझा है, इसके साथ तो OH भी है, ठीक है ना, वो देखते हैं किस तरह से बेंजीन को स्टेबल बनाता है। तो यहाँ पे अब देखो ज़रा फिनोक्साइड आयन को, स्ट्रक्चर को, आपको पता है कि बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो वो होता है हमारे पास ये है मेरे पास, ठीक है,
ये इसमें कन्वर्ट हुई जब हमने इसको NaOH को दिया, ठीक है। तो ये आपके पास, क्योंकि एसिड है ना, एसिड की प्रॉपर्टी होती है वो H पॉजिटिव को लूज़ करता है। अब अगर आप ये साबित कर दो कि ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन पे है ये स्टेबल है, तो आप क्या साबित कर सकते हो, आपकी जो फिनोल है वो एसिडिक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन में रेजोनेंस में है, तो अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी रेजोनेंस में आ जाए तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो अब ऐसे ही होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका, ठीक है ना, जो लोन पेयर है या जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में आ जाता है इस रिंग की वजह से, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देती है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे 4, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है ना, तो 5 हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो बच्चों 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला तो 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर अब देखना ज़रा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव था उसने यहाँ पे आके बॉन्डिंग कर ली तो डबल बॉन्ड बना दिए मैंने, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड था वो इस ऑक्सीजन पे सॉरी कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। अब यहाँ पे आपके पास 2 बॉन्ड जो थे वो वैसे के वैसे ही आपने रहने देने, ठीक है। अब बच्चों ये नेगेटिव उसी तरह से 1 2 3 यहाँ पे पहुँच जाएगा और डबल बॉन्ड इसकी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव आएगा इधर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, मतलब ये नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और उसकी वजह से इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं, ये कार्बन जो सॉरी बॉन्ड था वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले ही था और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले ही मौजूद थी। अब उसी तरह से 1 2 3 यानी कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, ये क्या मैं बना रहा हूँ भला, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा हुआ है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लास्ट टॉपिक के अंदर। तो बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ये बॉन्ड पहले ही था, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुँच जाएगा। और अब अगर देखो तो ये डबल बॉन्ड जो था, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा कब, जब ये कार्बन अपना बॉन्ड यहाँ पे रखेगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लाएगी, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना इस नेगेटिव की वजह से, ये डबल बॉन्ड 2 पहले ही थे, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, तो ये आ गया नेगेटिव के अंदर। फिर यहाँ से ये दोबारा वापस आएगा और इस तरह से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ से ये सारा कुछ दोबारा होगा, यहाँ तक पहुँचेगा। तो अब हो क्या रहा है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको कौन कह लो कि क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसको कौन स्टेबल बना रहा है, बेंजीन रिंग स्टेबल बना रही है ना। कैसे बना रही है, वो इसका नेगेटिव अपनी तरफ खींच लेती है और उसको सैर करवा रही है, ठीक है ना, कभी यहाँ पे ले आती है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, इस तरह से क्या हो रहा है, उसकी आप कह लो कि उसको वो आउटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये आउटिंग में काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि स्टेबल है। इसी वजह से बेंजीन जो फिनोल होती है उसका जो फिनॉक्साइड स्टेबल होता है, इसी वजह से आप कह लो कि जो फिनोल होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक कोई चीज़ कब होती है, जब वो H पॉजिटिव दे के जो चीज़ बनती है वो उसकी क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस, और अगर उसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होती है तो वो आपके पास एसिडिक होगा। तो आपने देखा कि कॉन्जुगेट बेस जो थी, फिनॉक्साइड आयन जो था वो स्टेबल था, क्योंकि उसका जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से वो स्टेबल होता है। और आपको पता है कि किसी चीज़ की जितनी किसी कंपाउंड की मालिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं वो आप कह सकते हो कि उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपने देखा कि ये क्या है, स्टेबल होने की वजह से ये एसिडिक होता है। अब हमने बात की थी ये वीक एसिड होता है और इसकी जो pH होती है वो 5 to 6 होती है। अब हमने इसको थोड़ा सा कंपेयर करना है अल्कोहल के साथ। आपके पास अल्कोहल क्या है, RCOH, ठीक है, O के साथ कार्बन लगा दिया, सिंपल। अगर अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो बच्चों जब ये H पॉजिटिव यहाँ से निकाल दें हम तो O नेगेटिव बनेगा, है ना।
अब ये O नेगेटिव स्टेबल है, ये O नेगेटिव यहाँ पे स्टेबल है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। एक तो इस पर पहले ही नेगेटिव है, ये इधर से और नेगेटिव दे रहा है इसको, यानी कि ये रो रहा था और ये और इसको थप्पड़ मार रहा है और रो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा ये रोएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो आपको पता है कि जब फिनोल का H हम रिप्लेस कर देते हैं, -H पॉजिटिव करते हैं, तो ये क्या चीज़ बनती है, O नेगेटिव बनता है इस तरह से। और आपको पता है कि ये O नेगेटिव क्या है, रो रहा है, और इसको चुप कौन करवाता है, फिर ये बेंजीन रिंग उसको चुप करवा रहा है, ठीक है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों की अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा एसिड कौन होगा, जिसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी। इसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या इसकी स्टेबल है? बच्चों ये तो अनस्टेबल है ना, मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। यहाँ पे क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा, तो इसलिए ये अच्छा एसिड होगा। अब हम इन तीन चीज़ों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास हो, अगर RC∼OH ये है, जब इसका H यहाँ से रिप्लेस होगा, H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो अब बच्चों ये आपके पास बन जाएगा RC∼O नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है कि इसने H पॉजिटिव दिया, तो ये जो चीज़ बनी है जो उसकी कॉन्जुगेट बेस है, ये स्टेबल है या नहीं है। तो बच्चों ये यहाँ पे स्टेबल होती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाती है, 1 2 3, है ना। ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखेगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, है ना, तो उस केस में इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जानी थी, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये बॉन्ड जो था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब ये भी क्या है, स्टेबल है, और यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा अच्छा स्टेबल, इसको तो निकाल दो ना खेल से, ठीक है ना, ये तो स्टेबल होता ही नहीं है, इसको तो और ज़्यादा अनस्टेबल बना रही है मिथाइल ग्रुप। तो इसको ज़रा आप निकाल दो, साइड पे कर दो, इन दोनों को कंपेयर करो, फिनोल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इन दोनों में से कौन अच्छा एसिड होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनोल? हाँ जी, ये अच्छा एसिड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी रेजोनेंस होती है। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा अच्छी रेजोनेंस होती है। यहाँ पे इतनी अच्छी रेजोनेंस नहीं होती है। अब आपने सोचना है कि यहाँ पे तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो 2 ही बन रही हैं, ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट, लेकिन वहाँ पे 5 बन रही थी, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं उतना ही ज़्यादा वो अच्छा एसिड होता है। तो आप सर अब क्या कह रहे हैं इस बारे में कि ये क्यों एसिड ज़्यादा अच्छा है? तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो रेजोनेंस होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे रेजोनेंस किस तरह से अच्छी होती है और वहाँ पे रेजोनेंस किस तरह से बुरी होती है। तो ये आपके पास था ना फिनोल, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, बस इतनी बनानी थी, वो पहले बाकी बनेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है, ठीक है ना, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता है, तो ये यहाँ पे वापस ले लेती है, फिर ये यहाँ पे रखता है, ये वापस ले लेता है, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इन 2 ऑक्सीजन के दरमियान में ही खेल रहा है, ठीक है ना। इन 2 को खिलाने वाला क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखना, जैसे ही ऑक्सीजन इसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट तो हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन होता है, अगर आपको याद हो जो हमने टॉपिक पढ़ा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, लास्ट टॉपिक था हमारा ऑर्थोपैराडाक्टिन का, वहाँ पे हमने देखा था कि जो O नेगेटिव होता है ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, ठीक है ना, तो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
सिंपल सी बात है। तो ये इसको ज़्यादा अच्छा एस्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दे देता है ना बच्चों, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसका एक दूसरा इफेक्ट भी होता है, वो क्या? इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट। जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट होता है। वो जो जिसके साथ अटैच होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है ना। इसी वजह से जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग करने वाला इफेक्ट नहीं काम कर रहा है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, अपने इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये यहाँ पे ले लेता है वापस। सारा काम क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है तो फिर ऑक्सीजन क्या करती है? अपने इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? इस पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, सही है। तो इस वजह से इस पर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव को तो हमें स्टेबल करना था, जब इस पर दोबारा से नेगेटिव आ जाएगा तो उससे क्या होगा? वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा जितना ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है? एक अच्छा एसिड समझा जाता है इसकी निस्बत। और इसकी जो pKa वैल्यू होती है वो होती है 5 और इसकी होती है 10। और अगर अल्कोहल की बात करें ROH की तो ये होती है आई थिंक 15, ठीक है। वैल्यूज़ एग्जैक्ट नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। बहरहाल सबसे अच्छा एसिड ये, फिर वो होता है आपके पास अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन तो आगे पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।